जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेएसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारे सेशंस ले चुके हैं हम ऑलरेडी बाकी पोर्शन के रिलेटेड। अब हमने जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और इंग्लिश पे मेनली फोकस करना है। तो बेसिक अरिथमेटिक में ऑलरेडी पीवाईक्यू बेस्ड मैंने एक सेशन लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देखो। देखो ये जो मैं पीवाईक्यू बेस्ड आपके लिए सेशन लाऊंगा ना, जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कंपोनेंट्स हैं या अरिथमेटिक का पोर्शन है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा बेसिकली एग्जाम में आपने क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। हम फॉर्मूलाज तो देख लेते हैं, बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन निकालना और फॉर्मूला पढ़ना इज अदर थिंग। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको कई बार एट दैट इंस्टेंट दिमाग लगाना होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर पीवाईक्यूज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चों के कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं चल रहा, अब लास्ट वीक्स रह चुके हैं, हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो कल मैंने एक 10-12 मिनट की वीडियो डाली हुई है चैनल पे, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजाइज करके चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि लास्ट दिन में आपको कैसे फोकस करना चाहिए। तो आप उस सेशन को जरूर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सिंपल टू कम्प्लेक्स जाएंगे, घबराना नहीं है। अभी एक सेशन है, इसमें 1, 2, 3, 4 सेशन आएंगे, 10-12 क्वेश्चन हम लेंगे और अच्छे से तसल्ली से इनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। इसमें पहला है 8, देन 20, देन 36, देन 56 को हमें बताना है इसके बाद क्या आएगा। तो नंबर सीरीज का आपको सिंपल क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर सीरीज में आपने चेक करना होता है कि डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप सीरीज चेक करो, ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग, असेंडिंग है ना। देखो 8 के बाद 20 आ रहा है, 36 आ रहा है, 56। देखो इसमें एक ही रूल फॉलो होगा, क्योंकि ये सीरीज बढ़ती जा रही है। कई ऐसी सीरीज होती है जिसमें इंक्रीजिंग भी हो रहा होता है, डिक्रीजिंग भी, वहां पर प्रोबेबिलिटी होती है कि 2 सीरीज पैरेलली चल रही होंगी। उसके भी क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले आप इसको समझो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 8 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। 8 और 12 ऐड करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 20। और 20 में अगर मैं 16 ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 36। और 36 में अगर मैं 20 ऐड करता हूं तो 56 आ जाता है। देखो आपने सबसे पहले देखना है इनका डिफरेंस कितना कितना है। तो देखो अब आपको डिफरेंस देके थोड़ी सीरीज समझ आ रही होगी। देखो यहाँ पर 12 का डिफरेंस था, इनके बीच में 16 का डिफरेंस है, इनके बीच में 20 का डिफरेंस है। मतलब 12 4 16, 16 4 20। अगर मैं 20 में 4 ऐड करता हूँ 24। इसका मतलब इस 56 और जो नया हमारा नंबर आएगा उसके बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 24 का। इसका मतलब मैं 56 में 24 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंपली 80। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इतनी दिक्कत नहीं थी। वापस बता देता हूं, जस्ट आपने डिफरेंस लेना है। कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना आना चाहिए, उसके बाद सीरीज समझ आ जाती है। जब भी कोई सीरीज समझ ना आए तो डिफरेंस ले लो, उसके बाद आपको सीरीज दिखना शुरू हो जाती है, पैटर्न समझ आ जाता है। 8 और 20 में 12 का डिफरेंस था, 20 और 36 में 16 का डिफरेंस है, 36 और 56 में कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। आप देख रहे हो इनमें कितना बढ़ रहा है? 4 4 बढ़ रहा है ना, 12 4 16, 16 4 20। अब 20 में 4 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 24। मतलब आपने 56 में किसको ऐड करना है? 24 को। तो आपका आंसर आ जाएगा 80। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बेसिक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो ये नंबर सीरीज का सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 1, 8, 4, 27 एंड 9। अब देखो इस सीरीज को ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले 1 है, उसके बाद सीरीज बढ़ रही है, 8 हो रहा है, बट उसके बाद सीरीज कम होगी, 4 पे चलेगी, फिर बढ़ गई 27 में चलेगी, फिर 9 पे आ गई। मतलब सीरीज कभी बढ़ रही है, सीरीज कभी कम हो रही है। पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। देखो जब ऐसा केस हो ना, कभी सीरीज बढ़ती जा रही है, कभी कम होती जा रही है, तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? एक से ज्यादा सीरीज काम कर रही होती है, मतलब 2 या 3 सीरीज चल रही होती है। अब हमें वही पहचाना। देखो सपोज करो मैं मान लेता हूं कि इस सीरीज, एक ये सीरीज मान लेता हूं मैं, एक ये सीरीज मान लेता। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर 2 सीरीज? देखो मैंने आपको बोल दिया ना, जब कभी आपको ऐसा लगे सीरीज पढ़ के कभी सीरीज बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होती है कि एक से ज्यादा सीरीज काम कर रही होती है। तो मैं एक सीरीज ये मान लेता हूँ, दूसरी सीरीज में ये मान लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये सीरीज क्या है। सीरीज बेसिकली सीरीज समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि बहुत सारी सीरीज हमें क्वेश्चन में आएंगी जो स्क्वायर और क्यूब के बेसिस में होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आपको थोड़े बहुत ना स्क्वायर्स पता होने चाहिए। क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो इस तरह से हमारी क्यूब वाली सीरीज भी चलती है। 5 का क्यूब 125 होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? 1, मतलब 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर है। उसके बाद इस सीरीज में 1 के बाद क्या आ रहा है? 4, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या आ रहा है? 9, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा? 9 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद 4 का स्क्वायर लूंगा, 4 का स्क्वायर कितना है? 16। मतलब 9 के बाद क्या आना था? 16 आना था।
तो एक सीरीज मेरे को समझ आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर 16 नहीं है, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है। ये तो मैं इस सीरीज का बता रहा हूँ ना, 1 के बाद 4 क्यों आया, 4 के बाद 9 क्यों आया, 9 के बाद क्वेश्चन मार्क है, बट 9 के बाद वाला जो आएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग 16 आएगा। बट अब देखो ये वाली सीरीज देखो, यहाँ पर सबसे पहले 8 है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, उसके बाद 27, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। अभी बताया यार ये क्यूब वाली सीरीज है, 3 का क्यूब कितना है 27। अब इसके बाद 27 के बाद ये क्वेश्चन मार्क वाला आएगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, देखो ऑप्शन में 64 भी था, 16 भी था, बट आपने समझना आपको पूछा क्या गया। यहाँ पर 2 सीरीज चल रही थी। अगर मैं इस सीरीज की बात करूंगा ना, पहले अभी वापस बता देता हूँ, एक बार वापस देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है हमारा, इसको आराम से समझो, ये हमारा 1 है, ठीक है, एक सीरीज में ये ले रहा हूँ 1 है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको लूंगा, ठीक है, इसको छोड़ दूंगा, इसको लूंगा। क्यों मैं ऐसा कर, फिर इसको छोड़ दूंगा, फिर ये लूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देख लिया ये सीरीज, एक सीरीज यहाँ पे काम नहीं करी, एक से ज्यादा काम करी होंगी, क्योंकि यहाँ पर कभी बढ़ रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16, मतलब यहाँ पर 16 आएगा। बट मेरे को तो क्वेश्चन मार्क पूछा ना, उसके बाद वाला थोड़ी पूछा। तो इस सीरीज को आप समझो, ये क्रॉस वाली सीरीज को, ये 2 का क्यूब है 8, ये 3 का क्यूब है 27, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 64 हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने सीरीज को पहचानना है। ठीक है, उसके बाद पहचानने के बाद आपको वो कोई भी पैटर्न लग सकता है, सिंपली एडिशन वाला भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी पैटर्न होता है 2 का स्केयर +1 हो रहा होगा, 3 का स्केयर +1 हो रहा होगा, 4 का स्केयर +1 हो, किसी में ऐसा हो रहा होगा 2 का स्केयर -1, 2 का स्केयर 3 का स्केयर -1, 4 का स्केयर -1, तो कुछ भी हो सकता है। पैटर्न को पहचानना है, मेनली यही सीरीज होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्केयर क्यूब, इतनी कोशिश पूछेगा, इससे डिफिकल्ट आपको नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब थर्ड सीरीज पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको पहले खुद ही ट्राई करना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले 9 है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मार्क है, देन 18 है, तो चलो बढ़ रही है, समझ आ रहा है, देन 28 है, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज हो गया, 27 हो गया। चलो मैं इतना भी मान लेता हूँ कि यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद कम होना शुरू हो गया, 27 के बाद 21, बट यहाँ पर वापस बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। जब ऐसा केस आए तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि वहाँ पर एक सीरीज काम नहीं करी, एक से ज़्यादा सीरीज काम करे। तो मैं मान लेता हूँ एक मेरी ये सीरीज है 9, 9 के बाद 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद 36, और 36 के बाद यहाँ पर कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी सीरीज में ये मान लेता हूँ ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुई है, 1, उसके बाद 28, देन 21, देन 14। ठीक है, अब देखो इन सीरीज को पहचानो, सबसे पहले इस सीरीज को पहचानो। 9 के बाद 18 आया, तो 9 में 9 ऐड करो तो 18, 18 में 9 ऐड करो 27, 27 में 9 ऐड करो 36। मतलब ये कौन सी सीरीज चल रही है, 9 का टेबल चल रहा है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, तो ये चल रहा है 9 का टेबल। अब इस सीरीज को देखो नीचे वाली का, यहाँ पर है 14, 14 के बाद 21, तो 20 में से 14 निकालो कितना आ गया 7, 21, 28 में से 21 निकालो 7। देखो ये क्या चल रहा है, ये बेसिकली 7 का टेबल चल रहा है, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, मतलब इन सब में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। तो 28 और 35 में भी कितने का डिफरेंस होगा, 7 का डिफरेंस होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया किस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। क्या है सिंपली यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 पैरेलल सीरीज चल रही हैं, 9 के बाद 18 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है, फिर 36। आपको पता चल गया कि इनमें 9 का डिफरेंस है सब में। इसी तरह इस चीज़ को मैं देखूंगा 14 के बाद 21 मतलब 7 का डिफरेंस, 21 के बाद 28 मतलब 7 का डिफरेंस, और 28 के बाद भी 7 का डिफरेंस आएगा, तो 28 + 7 कितना हो जाएगा 35। तो सिंपली आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, बट आपको मैंने बता दिया किस तरह आपने सीरीज पहचाननी है। एक बार सीरीज की पहचान आ गई वो किस तरह की सीरीज है, तो आप क्वेश्चन इजीली मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो वो था नंबर सीरीज, अब ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसी तरह कल मैं कोडिंग डिकोडिंग के भी आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो आपको एक एक करके हम धीरे धीरे सारा ही कवर करेंगे। देखो इसको समझो, ये लेटर सीरीज है, जैसे वहाँ पे नंबर्स था यहाँ पे लेटर्स। अब देखो ये क्या है, APZLT, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, हमें बताना है इसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल इसका पहला लेटर देखो A है, उसका इसका पहला है C, उसके बाद यहाँ पर है E, उसके बाद है G। देखो कोई सीरीज बन रही है, तो यार मुझे तो सामने दिख रही है, A के बाद B आता है, देन C, फिर D आता है, फिर उसके बाद E आता है, फिर F आता है, फिर G आता है, फिर H आएगा, उसके बाद I आएगा। इसका मतलब हमारी जो आंसर होगा उसके में सबसे पहले ऑप्शन में क्या होगा, I, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी एक ही बार में मार्क नहीं कर देना, सेकंड भी चेक करके देख लेते हैं। P के बाद Q, ठीक है, सेकंड वाले में Q है, Q के बाद R है, R के बाद S है, S के बाद क्या आएगा, T आएगा। देखो इसके सेकंड में भी T है, 2 भी चेक कर लिया, चलो एक बार 3 भी चेक करवा देता हूँ, बट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर Z है, Y है,
एक्स है, डब्ल्यू है, ABCD आती है ना, ये उल्टी ABCD है। जेड के बाद, जेड के पहले वाई आता है, फिर एक्स आता है, उससे पहले डब्ल्यू आता है, उससे पहले वी आता है, तो ITV आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट नंबर सीरीज और लेटर सीरीज में आपको दो ही चीज़ें मेनली देखनी है। पहले तो ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा सीरीज वहाँ पे काम कर रही हो। दूसरा, आपने स्क्वायर वाली सीरीज चेक करनी है, क्यूब वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली, डिवीजन वाली, मेनली यही सीरीज चलती है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी सीरीज में बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है, 35 के बाद सीधा 395, इतना डिफरेंस है, समझ लेना यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस माइनस वाली नहीं होती है, मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती है। और अगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो वो कुछ ऐड हो रहा होता है, जैसे हमें अभी ऊपर दो क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है मैचिंग वाले। देखो फ्लो, अगर फ्लो चीज को रिवर के साथ मैच किया, मतलब जो चीज फ्लो करती है वो रिवर है, ठीक है, जो चीज फ्लो करती है वो रिवर है, तो जो चीज स्टेगनेंट है, जो रुकी हुई है, वो इनमें से कौन होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछता है। जो चीज फ्लो कर रही है वो रिवर है, फ्लो करने वाला, आपको पता है रिवर फ्लो करती है, तो फ्लो के साथ रिवर को आप रिलेट कर रहे हो, तो स्टेगनेंट होता है रुका हुआ, तो रुके हुए के साथ इनमें से कौन सी चीज रिलेट होती है। बारिश रुकी हुई होती है, नहीं। स्ट्रीम, जो नहर बह रही होती है, कि वो रुकी होती है, नहीं। पूल और कैनाल, कैनाल भी तो मूव कर रही होती है और आपको पता है, बट क्या रुका होता है, पूल, तो पूल इज द करेक्ट आंसर। पूल में आप स्विमिंग पूल काइंड ऑफ, उसमें पानी तो स्टोर होता है ना, वो स्टेगनेंट वाटर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पूल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे उस पेपर में जिसमें मैंने उठाया, बट मैंने एक ही उठाया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप रिलेट कर सकते हो, इसका इसके साथ लिंक है। फॉर एग्जांपल नेस्ट का बर्ड के साथ लिंक होगा और डेन किसके साथ लिंक होगा, तो इस तरह से बताना होगा, ठीक है। मतलब एक अगर बर्ड वहां रहता है तो डेन में कौन रहता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप इजिली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक मैंने आपको आइडिया दे दिया जस्ट कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके सिलेबस में मेंशन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन में सिंपली आपने वेन डायग्राम बनानी है। सिंपल सी डायग्राम बताऊंगा, अगर वो समझ आ गया तो बस किसी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे। देखो, एक सबसे पहली चीज आपने ये याद रखनी है, अगर मैं बोलूंगा ना आपको ऑल का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यहाँ पर ऑल सिंगर्स आर डांसर, अगर मैं ऑल सिंगर्स आर डांसर बोल रहा हूँ, इसका मतलब सारे सिंगर्स क्या हैं, डांसर, तो सारे सिंगर डांसर्स के अंडर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने गोला बनाना है, मतलब सिंगर्स सारे किसके अंडर डाल देने, डांसर के अंदर डाल देने, ठीक है। ऐसे जब भी ऑल आएगा ना, ऑल के लिए क्या करना है, जिसके अंदर ही सारे डाल देने, ऑल के अंदर सारे अंदर आ जाए। अगर सपोज करूं मैं आपको ये बोलता हूं सम ए, ध्यान से सुना इस चीज, अगर मैं आपको बोलता हूं सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो आपने ऐसे लिखना है, कुछ ए बी है ना, तो ये ए है, देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये कुछ है ना, इसलिए कुछ के लिए ये डायग्राम आती है, सम ए एंड बी के लिए ये डायग्राम आएगी। अगर मैं बोलूं ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं, तो ए ये है, सारे ए बी हैं, मतलब सारे ए किसके अंडर आ जाएंगे, बी के अंदर, उसकी ये डायग्राम आएगी। अगर मैं बोलूं कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी, तो नो ए इज बी के लिए आप ये डायग्राम बनाओगे, कोई भी ए जो है हमारा बी नहीं है, ठीक है। अगर ये तीन डायग्राम आपको समझ आ गई, कोई भी क्वेश्चन आप इसका आएगा तो कर लोगे। देखो ना, पहली क्या फिगर बनाई है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। देखो ना यार, इस वेन डायग्राम से समझो, ये ए है, ये बी है, तो देखो ये पोर्शन ये बता रहा है कि कुछ ए जो है वो बी में भी है, कुछ ए बी में, तो हो गया क्लियर। अगर मैं बोलूं ऑल ए आर बी, ये सारे ए हैं, ये सारे ए किसके बीच आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑल एज आर बी, ऑल ए आर बी की ये डायग्राम आएगी। नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो इनको जोड़ो ही मत, इनको आपस में अलग लो, इसका मतलब ए और बी अलग है, इनमें कोई भी मैच नहीं होता है, ठीक है। इस ए का कोई भी पोर्शन बी में नहीं आता। अब ये अगर आपको डायग्राम समझ आ गई, स्टेटमेंट कंक्लूजन का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। देखो यहां पर क्या कह रहा है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो मैं एक्टर्स को ए लिखूंगा, सिंगर्स को एस लिखूंगा, ठीक है, और डांसर्स को डी लिखूंगा। कहता है कि कुछ एक्टर्स सिंगर हैं, देखो ये एक्टर्स आ गए, ए और सिंगर्स, मतलब कुछ एक्टर्स सिंगर हैं, तो मतलब ये आ गया एक्टर और सिंगर, इसमें कुछ है ना, तो सम के लिए ये आ गया, तो सम की ये डायग्राम। दूसरी ये डायग्राम कहती है ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, सारे ही सिंगर्स क्या हैं, डांसर्स हैं, इसका मतलब सारे सिंगर्स किसके अंदर आ जाएंगे, डांसर्स के अंदर आ जाएंगे। तो ऑल के लिए ये डायग्राम बनानी है, तो ये आपकी बन गई वन डायग्राम। अब इसके थ्रू जो भी कंक्लूजन पूछा होगा हम उसको टैली कर लेंगे, वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखो सबसे पहला कंक्लूजन कहता है सम एक्टर्स आर डांसर, कुछ एक्टर डांसर हैं। देखो यार सिंपल है, देखो ये एक्टर्स है ना, ये एक्टर्स का ये पोर्शन सिंगर के अंदर आता है और सिंगर सारे के सारे डांसर्स के अंदर आते हैं, इसका मतलब कुछ एक्टर डांसर हैं, तो सम एक्टर्स आर डांसर, ये ठीक स्टेटमेंट बोल रहा है। देखो ना, आपने जस्ट यहां पर देखना है कि इनका पोर्शन मैच कर रहा है, वो बोल रहा है सम एक्टर्स आर डांसर, तो ये पूरा ही डांसर है, क्योंकि सारे सिंगर डांसर के अंदर आते हैं, इसका मतलब ये पूरा ही डांसर है। तो ए का ये पोर्शन डांसर में आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ
एक्टर्स जो हैं वो डांसर हैं। अगर ये बोलता ऑल एक्टर्स आर डांसर तो मैं नहीं मानता, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो नहीं ना आता डांसर में। ये पूछा है सम एक्टर्स आर डांसर, तो हाँ ये वाला पोर्शन डांसर्स में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, नो सिंगर इज अ एक्टर, कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। भाई ये कैसे बोल सकता है? ये देखो ये सिंगर है, ये सिंगर का आपकी डायग्राम है, ये एक्टर की डायग्राम है, ये यहाँ पर कंबाइन हो रही है ना, आपस में मिल रही है। इसका मतलब कुछ सिंगर हमारे एक्टर हैं, तो ये बोल रहा है कोई भी सिंगर एक्टर नहीं। अगर कोई भी सिंगर एक्टर नहीं होता ना, ये डायग्राम में ऐसे बनाता। अगर ये डायग्राम ऐसे बनी होती तो आप बोल देते नो सिंगर इज एक्टर, बट ये आपस में जुड़ी हुई है, इसका मतलब कुछ सिंगर एक्टर। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दूसरी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। देखो आप वेन डायग्राम को और भी बड़े तरीकों से करते हो, बट इस तरीके से करोगे कभी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। मैं अपने टाइम से यही करता आया और मेरे हर क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन के करेक्ट होते। एक और क्वेश्चन इसी पेपर का मैंने लाया, आपके लिए वापस प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि इस स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन किस तरह से आपने करने। सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहता है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, जितने भी हारमोनियम्स हैं, ये मेरे सारे हारमोनियम्स आ गए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। ऑल है तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएंगे, तो ये मेरे इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूइड, सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूइड हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट सारे किसके अंदर आते हैं? फ्लूइड के अंदर आते हैं, फ्लूइड के अंदर आते हैं। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूइड, तो मतलब सबसे बड़ा फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर सारे हारमोनियम्स आ जाते हैं, ठीक है। इतना आपकी वेन डायग्राम बन गई। अब क्या पूछा क्वेश्चन, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट हैं। देखो देखो ध्यान से सुनो इस चीज को, सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट हैं, बट सारे फ्लूट जरूरी नहीं है इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि फ्लूट बड़ा है। देखो ना, इंस्ट्रूमेंट छोटा बच्चा है, फ्लूट बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि सारे इंस्ट्रूमेंट तो फ्लूट हैं, बट फ्लूट ज्यादा बड़ा। इसका मतलब कुछ ऐसे फ्लूट भी हो सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है, नहीं भाई, सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट है। देखो ना यार, बड़ा कौन सा इंस्ट्रूमेंट? छोटा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट फ्लूट का बच्चा है। हम सारे भगवान के बच्चे हैं, बट भगवान हमारे बच्चे नहीं है। तो मतलब आप समझ सकते हो ना, इसका मतलब यह है कि सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट में आते हैं, बट सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट में नहीं आते, क्योंकि फ्लूट एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भगवान में प्रकृति भी आती है, भगवान में वाटर्स भी आते हैं, ठीक है, वाटर भी आते हैं, तो सन भी आता है, वो सारा भगवान ही है। तो अब अपने इस तरह से याद रखना कि ये बड़ी चीज़ है फ्लूट। तो सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट में आते हैं, बट सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट में नहीं आते। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, आर हारमोनियम्स आर फ्लूट, सारे हारमोनियम फ्लूट में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के अंदर आता है, इसका मतलब हारमोनियम सारे फ्लूट के अंदर भी आते हैं। तो फ्लूट सबसे बड़ा था, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। तो समझ आ गया, सम में कुछ कुछ मैच होता है, ऑल में वो सारा का सारा दूसरे में आ जाता है। इसका मतलब सारे हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम के अंदर आएंगे, नहीं, इंस्ट्रूमेंट बड़ा है, मतलब हारमोनियम सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएंगे, बट इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ ऐसे हो जो हारमोनियम के अंदर ना आते हो। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये दोनों ही ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ताकि आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब आप उसमें गलती नहीं करोगे। प्रैक्टिस के लिए अपने नेक्स्ट सेशन में भी एक आधा क्वेश्चन में नो वाला भी डाल दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये जो डायरेक्शन वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो आपके सिलेबस में आई थिंक मेंशन भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए एक बॉय कहता है, ठीक है, एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए एक बॉय कहता है। इस क्वेश्चन को करने का हर एक का अपना अपना तरीका होता है ब्लड रिलेशन, बट फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। देखो फैमिली ट्री सिंपली क्या बनाना होता है, कुछ नहीं बनाना होता है। अगर सपोज करो भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर, उनको यहाँ पे रखो एक लेवल में। फादर मदर हैं तो ऊपर वाले लेवल में रखो, आंटी अंकल ये सारे ऊपर वाले लेवल में, मतलब एक जनरेशन ऊपर रखो, एक जनरेशन नीचे। ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, वो ऊपर वाली जनरेशन में आ जाए, तो ऐसे बनाना होता है। और जो सपोज करो कोई गर्ल है, उसके लिए आप नेगेटिव बना सकते हो, और कोई बॉय है उसके लिए प्लस बना सकते हो। इस तरह से आप अगर डायग्राम बनाओगे, इसको ट्री डायग्राम वगैरह भी बोलते हैं, तो ब्लड रिलेशन के अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। बट इस क्वेश्चन में तो मुझे लगता है डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सिंपली कर लेंगे। देखो सबसे पहले क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए एक बॉय कहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक गर्ल के बारे में मुझे बताना है, ठीक है, मैं कहता हूँ शी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ऑन्ट, ठीक है, वो क्या है, वो डॉटर है मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ऑन्ट। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू बॉय, गर्ल और बॉय का क्या रिलेशन है हमें बताना है, गर्ल बॉय की क्या लगती है हमें ये बताना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहां से स्टार्ट करो, मेरी आंट। अब देखो इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बॉय इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, ये बॉय इंट्रोड्यूस, तो बॉय के पर्सपेक्टिव से हमने देखना है, तो बॉय से स्टार्ट करो। बॉय बोलता है सबसे पहले, इस लाइन को छोड़ो, शी इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ माई
डॉटर ऑफ माई आंट, इसको छोड़, सबसे पहले माई आंट, तो मेरी आंटी, सबसे पहले ये बॉय जो बता रहा है बॉय की कोई आंटी है, तो बॉय की आंटी जो है यहाँ पे लिखो ऑन्ट, ठीक है, बॉय की आंटी यहाँ पर आ गई, ये ऊपर आ गए, ठीक है, बॉय की आंट यहाँ पर आ गए, मान लेते हैं ये बॉय की आंट है, ठीक है। अब ये ऊपर में इसलिए बनाया कि बॉय की आंट की एक जनरेशन बड़ी है, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर बनाया। अगर सेम जनरेशन की अगर सिस्टर होता तो बॉय की सिस्टर को मैं ऐसे बनाता सेम में, बट ये आंट ऊपर आ जाएगी, ठीक है। बॉय की आंट है, ठीक है, उनकी एक डॉटर है, ये देखो ना माई आंट, उनकी एक डॉटर है, तो माई आंट की डॉटर कौन आ जाएगी, बॉय की जो आंट है उनकी एक डॉटर है, तो कोई उनकी डॉटर है, ठीक है, क्या है, उनकी डॉटर है, ठीक है, उनकी एक डॉटर आ गई, बॉय की आंट है कोई, उनकी डॉटर आ गई, तो ये आंट की डॉटर है, ठीक है। उसके बाद उस डॉटर की मदर है, यार ये देखो क्या बोला हुआ उन्होंने, बॉय की आंट है, उसकी डॉटर है, उस डॉटर की मदर है, देखो मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई आंट, मेरी आंट की डॉटर की मदर, बाई आंट की डॉटर की मदर कौन हुई, ये आंटी तो हुई। मैं आपको बोलूं आपकी आंटी की बेटी की मम्मा, वो क्या है, वो वही आंटी तो हैं, आपकी आंटी है कोई, उनकी बेटी है उनकी मम्मा, तो वो क्या है, बेसिकली वो आंट ही तो हैं। तो यही कह रहा है शी इज द, देखो ध्यान से सुनो, शी इज द, अभी शी इज द छोड़ो, शी इज द डॉटर को छोड़ो, ऑफ द मदर, मदर किसकी है, डॉटर ऑफ माई आंट, तो मेरी जो आंट है उनकी जो डॉटर है उनकी मदर, तो वो कौन सी आ गई, वो आंटी की ही बात कर रहा है। अब क्या कहता है, शी इज द डॉटर, तो मतलब ये आंटी की डॉटर, तो इसका मतलब ये डॉटर की ही बात कर रहा है। तो डॉटर और भाई क्या है, डॉटर और भाई क्या है, ये बॉय क्या है, ये आपस में कजन हुए, क्या हुए, कजन हुए। क्यों कजन हुए, देखो ध्यान से सुनो, अगर आपको नहीं समझ आया वापस समझाता हूँ। देखो बॉय कहता है मेरी एक आंटी है, ठीक है, बॉय कहता है मेरी एक ऑन्ट है, ठीक है। अब पहली लाइन में ये समझ आया, बॉय की एक, बॉय से स्टार्ट किया ना, मेरी एक ऑन्ट है, उनकी एक डॉटर है, तो आंटी की डॉटर, आंटी की डॉटर बॉय की क्या हुई, कजन हुई, ठीक है। अब कहता है जो मेरी आंटी की डॉटर है उनकी जो मम्मा है, उनकी मम्मा कौन है, आंटी ही है, उनकी जो बेटी है, बेटी कौन है, वही डॉटर है, वो मेरी क्या लगी, वो मेरी कजन ही तो लगी। बेसिकली इसी में घुमा रहा है, ऊपर नीचे घुमा रहा है, आपको थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वही आंटी और एक ही डॉटर है, उन्हीं की बार बार बात कर रहा है। बॉय कहता है कि जो मेरी आंटी है उनकी जो बेटी है, उस बेटी की जो मम्मी है, मतलब आंटी ही है, उसकी जो बेटी है वो मेरी क्या लगी, तो वो बेटी उनकी क्या लगी, उसकी कजन ही लगी। आंटी की बेटी कजन ही होती है, अंकल की बेटी कजन ही होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, कजन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल आ गया। देखो जब आपने इंट्रोड्यूस करा ना एक गर्ल को, मतलब आप बॉय के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करो, बॉय की आंटी, उनकी बेटी, बेटी की मम्मा मतलब आंटी, उनकी बेटी, बॉय की क्या लगी, कजन ही लगी, मतलब सेम ही बात हो रही है। तो आपने बॉय से स्टार्ट करना और गर्ल तक पहुंचना है जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इसी लेक्चर में, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ये तो थोड़ा मैंने वो वाला शेडो वाला क्वेश्चन डाल दिया, ये होता है डायरेक्शन का एक्सट्रीम क्वेश्चन, शेडो वाला, बट कई बार डायरेक्शन के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको जस्ट एक 3-4 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये तो आपको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, ये नॉर्थ ईस्ट आ गई, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये साउथ ईस्ट आ गई, इसकी बात करूं तो ये साउथ, ये वेस्ट है, इसका मतलब ये साउथ वेस्ट है, इसकी बात करूं तो ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। ये आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं ये ईस्ट डायरेक्शन है, कोई बंदा ईस्ट में चल रहा है, तो ईस्ट के लेफ्ट में कौन सा है, तो जब मैं पूछूं ना किसी का लेफ्ट, उसका 90 डिग्री लेफ्ट देखना होता है। अगर मैं पूछूं ईस्ट का लेफ्ट, तो ईस्ट के 90 डिग्री लेफ्ट पे कौन सा है, नॉर्थ। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यहाँ पर ईस्ट वाली तरफ खड़ा है, मैं आपको पूछूं ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, तो ईस्ट के 90 डिग्री लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ। अगर मैं पूछूं ईस्ट का राइट क्या है, तो ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट हमारा साउथ होता है। अगर मैं पूछूं साउथ का लेफ्ट कौन सा है, मतलब आप ऐसे खड़े हो तो साउथ का आपने लेफ्ट बताना है, तो ऐसे का लेफ्ट कौन सा है, ईस्ट, तो साउथ का लेफ्ट ईस्ट होता है, साउथ का अगर मैं राइट पूछूं तो वो वेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने याद है। अगर मैं पूछूं वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट के 90 डिग्री लेफ्ट में जाना, ये वेस्ट पे एक पर्सन खड़ा है तो इसका लेफ्ट बताना, 90 डिग्री लेफ्ट मतलब साउथ, तो वेस्ट का लेफ्ट हो जाएगा साउथ और वेस्ट का राइट हो जाएगा नॉर्थ। तो इस तरह से आपने याद रखना, सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और कई बार डिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है पाइथागोरस थ्योरम पे, उसके बेसिस में भी एक आधा क्वेश्चन करवा दूंगा अगर मुझे किसी एग्जाम में दिखा दो। अब ये क्वेश्चन है शेडो वाला, शेडो वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन सुनो, इस क्वेश्चन के लिए एक ही तरीका बताऊंगा, एक ही चीज आपने याद रखनी है, अगर वो आपको समझ आ गया तो शेडो का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, ठीक है। कहता है ऑन मॉर्निंग की बात है, सुबह का समय है, मनीष और अली दो पर्सन है, वो टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी है मनीष और अली, वो क्या कर रहे हैं, आपस में बात करें फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग, एक जगह, एक रोड के इस तरफ खड़ा है, एक रोड के दूसरी तरफ खड़ा है, सुबह का टाइम है, एक दूसरे की तरफ देख के वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप पता नहीं लड़ाई कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट कर रहे हैं, ठीक है। इफ अलीज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ मनीष,
अली की जो शेडो पड़ रही है वो मनीष के लेफ्ट साइड पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये रोड है यार, आपको पूरा बना के बताता हूँ। ये रोड है, यहाँ पर हमारे अली बाबा खड़े हैं, यहाँ पर हमारे मनीष बाबा खड़े हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये इस तरफ देख रहा है, ये इस तरफ देख रहा है, ठीक है। ये मनीष है, ये अली है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अगर कहता है अली की जो शेडो है वो मनीष के लेफ्ट में पड़ रही है, अली की जो शेडो है वो मनीष के लेफ्ट में पड़ रही है और सुबह का समय है और हमें बताना है मनीष किस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। हमें ये बताना है नॉर्थ में देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है, साउथ में देख रहा है या वेस्ट में देख रहा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जाम में सिंपली क्या करना है आपने, एक चीज समझ लो, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखो शेडो गिर किस पे रही है, तो लेफ्ट ऑफ मनीष, मनीष के लेफ्ट पे गिरी है। जिस पर्सन के लेफ्ट पे गिरी है पहले एक बॉक्स में उसको डाल दो। तो मनीष के लेफ्ट में गिर रही है तो मनीष को मैंने डाल दिया एक बॉक्स में, ठीक है। जिस पर्सन के ऊपर शेडो गिर रही है ना, राइट गिरी है, लेफ्ट गिरी है, जहां मर्जी गिरी है, बट जिस पर्सन पे गिर रही है, मनीष के ऊपर गिरी है तो एक बॉक्स में मैंने मनीष को डाल दिया। इतना करना है। फिर दूसरा आपने देखना है सन कहां पर है, क्योंकि सन से ही तो शेडो बनती है। तो मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह के समय सूर्यदेव कौन सी डायरेक्शन में होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। तो अगर इवनिंग बोलेगा तो वेस्ट में रखना है, यहाँ पर इस बॉक्स में आप इवनिंग के टाइम पे वेस्ट पे रखोगे। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना तरीका, इस तरीके से करोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जिस पर्सन के लेफ्ट या राइट पे शेडो गिर रही है, जिस पे शेडो गिर रही है उस पर्सन को एक बॉक्स में रखो। अब आप देखो कि आपका सूरज कहां पर है। अगर सूरज मॉर्निंग का टाइम है तो ईस्ट डायरेक्शन में, तो एक बॉक्स में ईस्ट लिखो। अब देखो कि वो गिर कहां पर रही है, तो वो कहां पर गिरी है, लेफ्ट तरफ गिरी है, तो आपका लेफ्ट आपने लिख लिया, ठीक है। बस इतना समझ आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली शेडो गिर कहाँ रही है। तो अगर आपको शेडो कहाँ गिरी है वो पता चल गया तो जो क्वेश्चन में पूछा आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इससे क्या पता चलेगी, इससे मुझे मनीष की डायरेक्शन पता चल जाएगी। इधर से मुझे देखो, मैं मनीष को रखा है ना, तो मनीष की मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब मनीष की डायरेक्शन मुझे पता चल जाएगी, अब आपको अली की पूछे वो भी निकाल सकते हो, मैं सारा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मनीष के ईस्ट के लेफ्ट में है, मतलब ये मनीष खड़ा है, इसका ईस्ट है, ये ईस्ट के लेफ्ट। अब मुझे बताओ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है। अभी मैंने इसलिए आपको ये समझाया था, अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। इसका मतलब मनीष कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में देख रहा है। मनीष कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ वाली डायरेक्शन। अगर आपको एग्जाम में पूछता अली कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, अली साउथ देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि दे वर टॉकिंग फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग, वो फेस टू फेस कर रहे हैं। तो अगर फेस टू फेस बात हो रही है, अगर एक नॉर्थ देख रहा है दूसरा साउथ देखेगा तभी होगा, अगर एक ईस्ट देख रहा है दूसरा वेस्ट देखेगा तभी होता है हमारा फेस टू फेस बात। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सिंपली मनीष किस तरफ देख रहा है, तो मनीष नॉर्थ देख रहा है, ठीक है। तो क्या किया आपने, सिंपली किया यार। देखो एक बार वापस बता देता हूँ, इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो सिंपली क्या है कि आपने देखना है किसके ऊपर शेडो गिरी है, तो मनीष के ऊपर शेडो गिरी है। सूरज की डायरेक्शन देखनी है, सूरज ईस्ट में है, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन गिरी है, लेफ्ट गिरी है, तो लेफ्ट लिखो। अब ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। इसका मतलब मनीष कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। अगर वहां पर अली की पूछ लेता मैं साउथ लिखता। क्यों लिखता, क्योंकि वो एक दूसरे के फेस टू फेस है। अगर सपोज करो यहां पर ये बोला होता कि मनीष के राइट में शेडो गिरती है, तो ईस्ट का राइट क्या होना था, ईस्ट का राइट होना साउथ। उस केस में मनीष साउथ देख रहा होता, उस केस में अली नॉर्थ देख रहा होता। बट यहां पर क्या है, लेफ्ट वाला केस है, तो इस केस का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नॉर्थ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, ब्लड रिलेशन देख लिया, डायरेक्शन टेस्ट वाला एक आधा क्वेश्चन देख लिया, नंबर सीरीज का देख लिया, लेटर सीरीज का देख लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन में मैं आपको ब्लड रिलेशन का करवा देता हूं ताकि आपको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम ना रहे, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए ब्लड रिलेशन में। कहता है पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल है उसकी तरफ पॉइंट आउट करके समीर साहब कहते हैं शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। मेरे पापा की एक ही बेटी है, ये उसकी बेटी है, तो मुझे बताओ ये कौन है। देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। यहां से किससे स्टार्ट करेंगे हम, समीर से स्टार्ट करेंगे। समीर ही तो रिलेशन बता रहा है, समीर से स्टार्ट करेंगे। कहता है शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, मतलब मेरे पापा हैं, सबसे पहले समीर के फादर आगे, उनकी बहन है सिस्टर ऑफ माई फादर। तो फादर की बहन को भी ऊपर करोगे, क्योंकि फादर और फादर की बहन दोनों कौन से केस में आ जाते हैं, वो हमारे ऊपर वाली जनरेशन, तो ऊपर लिखोगे फादर की सिस्टर, ठीक है। उनकी जो डॉटर है, उनकी क्या है, डॉटर, फादर की सिस्टर की डॉटर। वो पूछा है समीर की क्या लगी, वाह क्या लगी समीर की, आपकी आंटी, मतलब पापा की बहन क्या होती है, बुआ। आंटी यहाँ पर यूज करते हैं, मामू मामी, मामी के लिए भी आंट यूज करते हैं, और जो बुआ होती है उनके लिए भी आंट यूज करते हैं। तो बेसिकली आपकी आंट की बेटी क्या लगी, आपकी कजन ही लगी ना, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर कजन। इसका भी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने समीर बता रहे ना, जो स्टोरी सुना रहे ना रिश्तेदारी में, ये मेरे चाचू के ताऊ की बेटी के भाई का बहन का बच्चा जो भी लगा, तो जो स्टोरी सुना रहे ना उसी से स्टार्ट करो।
और जो निकालना है रिलेशन किसके साथ उस तक पहुंचो, मतलब उल्टा चलो। तो समीर से मैंने स्टार्ट किया, समीर ने सबसे पहले बोला मेरे पापा की बहन है, तो समीर के पापा बनाए ऊपर, उनकी बहन बनाई ऊपर, उनकी बेटी, तो समीर की कजन लगी, तो सिंपली क्वेश्चन निकल गया। इसी तरह मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन भी करवाया था। आई होप अब आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं बर्डन नहीं करूंगा, इनके सेशन में छोटे छोटे ही लाऊंगा। आपको जस्ट ये नहीं करना कि मेरा सेशन देखा बस बैठ के, इसके और क्वेश्चन भी ट्राई करना। अभी 1 घंटा अगर मैं लगा रहा हूँ आपके ऊपर, 45 मिनट या 1 घंटा मैं आपके ऊपर लगा रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसके बाद आधा घंटा, फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन मैंने आपको समझा दिया, आपको मैंने स्टेटमेंट कंक्लूजन बता दिया, आपको मैंने डायरेक्शन टेस्ट के थोड़े क्वेश्चन बता दिए, और भी बता दूंगा, नंबर सीरीज के बता दिए, तो और कुछ घर जाके खुद भी ट्राई करो ना, बैठ के, थोड़ा बैठ के ट्राई करना, ठीक है। फाइंड द मिसिंग इन द गिवन सीरीज, इसमें आपने मिसिंग टर्म निकालनी है, जो मिसिंग टर्म है वो निकालनी है, ठीक है। 42, उसके बाद 40 आ रहा है, फिर 38 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, 33 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है, 28, फिर इसका मतलब ये कोई एक ही सीरीज चलिए, क्योंकि देखो ना यार सिंपली कम ही होता जाए। अब देखो क्या क्या कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है ना, इसका मतलब माइनस वाली सीरीज है, सामने दिख रहा है यार। बड़े से छोटे में जा रहे हो तो माइनस हो रहा होगा, छोटे से बड़े में जा रहे हो प्लस हो रहा होगा। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है तो तब डिवीजन हो रही होती है। अगर बहुत बड़ा बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सपोज को 5 के बाद सीधा 500 आ गया, तो प्लस के साथ ज़्यादा आप मल्टीप्लाई को ट्राई किया करो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 42 में से 2 निकालूंगा तो 40 आ जाएगा, 40 में से 2 निकालूंगा 38 आ जाएगा, ठीक है। उसमें इसमें 3 निकालूंगा 35 आ जाएगा, इसमें से 2 निकालूंगा 33 आ जाएगा, इसमें से 2 निकालूंगा 31 आ जाएगा, इसमें से 3 निकालूंगा 28 आ जाएगा। मतलब मुझे कुछ समझ आ रहा है सर, पहले 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, फिर 3, मतलब पहले 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ना भाई, इसके बाद करो, इसमें से पहले 2 कम करो, 28 में से 2 गए 26, 26 में से 2 कम करो, 26 में से 2 कम हुए 24। अब इतना ही पूछा आपको तो इसका आंसर आ जाएगा 26 और 24। अगर इसके आगे वाला पूछा होता तो 24 में से आप 3 कम करते इस बार, तो कितना आ जाता 21। बट इतना हमें नहीं पूछा, हमें 2 ही पूछे। अगर एक और क्वेश्चन मार्क डाल दूं तो उसका आंसर यहाँ पर 21 ऐड हो जाएगा। समझ आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो ये सीरीज बन गई ना 2 2 3 2 2 3 2 2 3। तो 2 कम करो, 2 कम करो, 3 कम करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 ही पूछे थे, तो 26 और 24 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल से? मुश्किल नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए कि आपको एग्जाम में लेके कैसे चलना है। देखो ये नंबर सीरीज वगैरह के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपको सीरीज समझ आ जाए, अगर देखो अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड। अगर सीरीज समझ ना आए एग्जाम में तो और क्वेश्चन कर लो पहले। एट द एंड ऑफ द सेशन, जब आप मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन कहने के बाद जो एग्जाम आपका हो गया, ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया, तो लास्ट के 2-3 मिनट जब बचते हैं ना, तब भी सीरीज वाले क्वेश्चन को देख आना एक बार। कई बार 1-2 बार मेरे साथ एग्जाम में हुआ, पहले मुझे सीरीज समझ नहीं आई, बट लास्ट मोमेंट में जब मैं एग्जाम मेरा हो गया था, बाकी मैं ऐसे ही सीरीज खोल के देखने लगा, लास्ट 2-3 मिनट बचते थे, मुझे उस टाइम पे स्ट्राइक कर गया कि यहाँ पर ये सीरीज चल रही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एट द एंड मोमेंट भी आपको समझ आ जाता है सीरीज के बारे में, तो आप उस टाइम भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, अब ये है, यहाँ पर आपने लेटर सीरीज को बनना है। देखो यार, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन खुद ट्राई करना। ये आपको मैं होम असाइनमेंट दे देता हूँ, इसके बाद में कल करवाऊंगा आपको। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको ट्राई करो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आपने, ठीक है। आपने मुझे बताना है ये फिलअप में, ये यार सिंपली लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली इसको ट्राई करो, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। उसके बाद वाले क्वेश्चन हम कल डिस्कस, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। उसके बाद आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम में मैंने ट्रेन वाले क्वेश्चन वहीं पर पढ़ाए थे, ट्रेन वाले क्वेश्चन मैंने बेसिक अरिथमेटिक में ही पढ़ा दिए हैं, वो भी स्पीड डिस्टेंस टाइम में आता है। बट आपके सिलेबस में रीजनिंग में स्पीड डिस्टेंस टाइम दिया हुआ, तो उसके क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन भी ऐड करेंगे और कुछ हम कल डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक ही बार सारी नॉलेज नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके दिमाग में सारे अगर एक ही बार मैं बता दूंगा रीजनिंग के टॉपिक, कन्फ्यूजन हो जाएगी। आज हमने क्या देखा? आज हमने एक तो समझा डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन वाले देखो और किस तरह के डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछता है, इस तरह के भी पूछेगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो घर से निकला, ठीक है, ये उसका होम था, पहले वो गया नॉर्थ, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले वो गया नॉर्थ, फिर वो राइट घूमा। तो जब राइट घूमना है ना, तो आपने ये ऊपर जा रहा है, इसका राइट घूमना है, इसका राइट ये होगा, ठीक है। अगर ये फिर उसके बाद लेफ्ट घूमा तो इसका लेफ्ट ये होगा, देखो ना, ये इस तरफ जा रहा है, तो इसका लेफ्ट देखना, अपना लेफ्ट मत देखना शुरू करना, इसका लेफ्ट क्या ऊपर जाएगा, फिर राइट जा रहा है, फिर ये लेफ्ट जा रहा है। आपको पूछेगा इसकी होम से डायरेक्शन क्या, तो क्या डायरेक्शन है, ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है हमारा ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो,
ठीक है। तो आपको डायरेक्शन मैंने आपको समझा दिया। तो जब भी आप लेफ्ट राइट घूमते हो वो आपको पता होना चाहिए। इसके रिलेटेड मैं और क्वेश्चन भी डालूंगा, बट आज मैंने इसी में आपको जो क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो यही वाले आते हैं कि एक पर्सन की दूसरे पे शेड गिर रही है, वो फेस टू फेस देख रहे हैं, तो बताओ दूसरा कहाँ पर है। तो आपने वो भी मैंने आपको बता दिया। ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग टू अ पर्सन वाले भी बता दिए। कई बार और तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछता है, वो भी डाल दूंगा, बट जो मेरे को पेपर में मिला अभी मैंने उन पर फोकस किया। फिर नंबर सीरीज, लेटर सीरीज के क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कंक्लूजन के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में इजिली हो जाते हैं, 2 मिनट में क्वेश्चन निकल जाता है, तो उनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। इसके बाद जो बाकी बच गए वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये मॉक टेस्ट का फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। देखो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इन OMR बेस्ड टेस्ट को जरूर देके जाना। इसमें आपको पता चलेगा OMR शीट भरनी कैसे। आज कल 9 को एक टेस्ट हुआ है, अब हमारा टेस्ट नेक्स्ट हुआ है 13 को, बट ये टेस्ट भी अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम जाके दे सकते हो। किस तरह से इनरोल करना है, देखो हमारी वेबसाइट है awakeningclasses.in, वहां पर जाके इनरोल करना है। बट उधर जाने से पहले एक देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक वीडियो, ठीक है, और मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, कभी कोई इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे शेयर करते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर नोट्स वगैरह भी वहीं शेयर करते हैं, उसमें मैं डाल दूंगा, वहाँ पर आप वीडियो देख लेना। एक 5-6 मिनट की वीडियो मैंने डाली थी कि कैसे इनरोल करना है, उसको देख के जाना, आपको इजीली समझ आ जाए किस तरह से आप इसमें इनरोल करोगे। PDF डाउनलोड करना, OMR शीट डाउनलोड करना, उसका प्रिंट लेना और अच्छे से सॉल्व करना 2 घंटे आराम से बैठ के। तो इस तरह से आप इसका टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, हमारे हार्ड वर्क पसंद आ रहा है, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं इतना बोलता नहीं हूँ, बट आज बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी हमारे एंड पे अगर इतनी मेहनत हो रही है तो आपको भी हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर करें अभी सुपरवाइजर एग्जाम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।